नमस्कार। गपशप, कानाफूसी और चर्चाओं पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। शुरुआत ब्यूरोक्रेसी की एक खबर से करेंगे, जो खबर काफ़ी चर्चित है और अंदर खाने इसको लेकर काफ़ी सारे अफसरों में कानाफूसी चल रही है। बात उत्तर प्रदेश में आईएएस अफसरों के वीआरएस लेने का है, क्योंकि जिनकी नौकरी साल 2 साल बची होती है, जब वो वीआरएस लेते हैं तो ये माना जाता है कि अब वो अपना काम कर चुके हैं, रिटायरमेंट 1-2 साल में था ही, वो जा रहे हैं, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती। लेकिन जब कोई नौजवान अफसर जिसकी नौकरी लंबी बची हो वो वीआरएस के लिए आवेदन करता है, नौकरी छोड़ना चाहता है, तो बात आती है बाल की खाल में क्या छुपा है। आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसको नौकरी छोड़नी पड़ रही है। देश की सबसे बड़ी सेवा आईएएस को कोई क्यों छोड़ना चाहता है। कहानी इसलिए शुरू हुई है कि 2000 बैच की आईएएस अफसर हैं अनामिका सिंह, इन्होंने वीआरएस लेने का फैसला किया है और अभी तक वो उत्तर प्रदेश में खाद्य आयुक्त के पद पर तैनात हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ अफसर प्रदेश से केंद्र की ओर भागने की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन कुछ हैं जो नौकरी से ही चलता बन रहे हैं। 20 साल की नौकरी के बाद कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी वीआरएस ले सकता है और उसको पेंशन से संबंधित समस्त लाभ मिलते हैं। लेकिन जो महिला अफसर अभी 3-4 महीना पहले ही केंद्र से लौटकर आई थी, उनको सचिव महिला कल्याण बाल विकास विभाग में बनाया गया था, फिर उनको बरेली का मंडलायुक्त बनाया गया, लेकिन वो बरेली में मंडलायुक्त पद पर अनामिका सिंह ने ज्वाइन नहीं किया और उसके बाद सरकार ने उनको खाद्य आयुक्त जैसे बहुत बड़े पद पर तैनात किया था। लेकिन अचानक से उन्होंने वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया। उनकी नौकरी 13 साल बची है, तो ये चर्चा उठना लाजमी है कि इतनी लंबी नौकरी छोड़कर वो अचानक क्यों जाना चाहती हैं। चर्चा ये है कि वो केंद्र में दोबारा से वापस जाना चाह रही थी। उत्तर प्रदेश में सिर्फ वो अपना कूलिंग पीरियड पूरा करने आई थी और वो सरकार से एनओसी चाह रही थी, लेकिन सरकार ने एनओसी नहीं दी, उल्टे उन्हें बरेली का पहले कमिश्नर बनाया, फिर जब उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया तो उनको खाद्य आयुक्त बनाया गया। ऐसी चर्चा है कि अनामिका सिंह का जो परिवार है वो गुड़गांव में दिल्ली में रहता है और उनकी लंबी सेवा इधर गुड़गांव दिल्ली केंद्र सरकार में बीती है। हालांकि वह उत्तर प्रदेश में चित्रकूट और उन्नाव की डीएम रही हैं और फतेहपुर जिले की वो रहने वाली हैं। 2038 तक उनकी नौकरी थी, यानी कि वो अगले साल प्रमुख सचिव बन जाती और लंबी सेवा उत्तर प्रदेश में दे सकती थी, लेकिन पारिवारिक कारणों के चलते शायद उन्होंने ऐसा किया है। दूसरी ओर एनओसी न मिलने से भी उनको इस बात से वो काफ़ी आहत हुई और उन्होंने रिटायरमेंट लेने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश सरकार उनको मंजूरी नहीं दे रही थी। क्या उनके बार बार केंद्र में जाने से वो नाराज है, या वो चाहती है कि वो यहीं उत्तर प्रदेश में रह के सेवा करें जिस कैडर की वो हैं, क्योंकि अब की बार जाने के बाद शायद वो जल्दी न लौटती। तो अनामिका सिंह के वीआरएस के बहाने योगी सरकार में आईएएस और आईपीएस अफसर जिन्होंने वीआरएस लिया है उनकी भी चर्चा अपने आप आ जाती है। अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार में आशीष गुप्ता, उन्होंने भी इसी साल वीआरएस लिया और सरकार ने उनको पिछले 1.5-2 साल से सेंट कर रखा था। वो डीजी रैंक के अफसर थे, उनकी नौकरी 1.5 साल के लगभग बची थी, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके पहले विकास गोठलवाल, वो भी सचिव स्तर के अधिकारी थे और उन्होंने रिज़ाइन किया, लेकिन वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में उनके जाने की चर्चा थी। विकास गोठलवाल के बाद नंबर आता है
रिगजियान सैंफिल का। रिगजियान सैंफिल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के सचिव भी रहे हैं, काफ़ी सहृदयी और अच्छे अफसर माने जाते रहे, लेकिन उन्होंने भी इस नौकरी से वीआरएस ले लिया। उसके बाद बात आती है आमोद कुमार की। आमोद कुमार भी प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी थे, उत्तर प्रदेश में नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव थे, अभी सेंटर में थोड़े दिन पहले गए थे, लेकिन उन्होंने भी वीआरएस ले लिया नौकरी से। इतने सारे आईएएस अफसरों ने एक साथ वीआरएस लिया है। इसमें सबके कारण अलग अलग हैं, विभिन्न हैं, लेकिन अनामिका सिंह का वीआरएस लेना नाराजगी और ये दर्शाता है कि एनओसी न मिलने से वो काफी आहत थी। अब बात उत्तर प्रदेश पुलिस की, जिसकी चर्चाएं आप सुनते रहते हैं। पुलिस पैसा लेती है, नाहक लोगों को मुकदमा लिखती है, जेल में बंद करती है, मारपीट करती है, फंसाती है, यानी कि टोटल बदनामी का चस्पा उसके ऊपर हरदम लगे रहता है। और उसमें सच्चाई भी बहुत है, 80-90%। घूसखोरी पुलिस में कभी बंद नहीं हो पाई। दुर्व्यवहार और मारपीट के चलते लोग थाने जाने में आज भी डरते हैं। तो इसके चलते पुलिस के बहुत सारे अच्छे काम दब जाते हैं, छुप जाते हैं, लोगों की निगाह में नहीं आते। लेकिन हम आज आपको सामने एक ऐसी खबर लेकर आए हैं, उस पर चर्चा करेंगे, जिसे लोग पुलिस की वर्दी वाला दोस्त कहते हैं। बात आईपीएस अफसर विनीत जायसवाल की। विनीत जायसवाल इस समय गोंडा जिले के एसपी हैं और पुलिसिंग कार्यों के साथ साथ सामाजिक कार्यों को लेकर वो इन दिनों थोड़ा चर्चा में है। विनीत 2014 बैच के आईपीएस अफसर हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हुए हैं, पृष्ठभूमि है उनकी, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के ही रहने वाले भी हैं। सबसे पहले उनको लोगों ने तब जाना जब वो राज्यपाल के ओएसडी नियुक्त हुए थे, और उनका जो उस पद से सफर शुरू हुआ पुलिस अफसर का, वो आज भी गतिमान है। विनीत की चर्चा इसलिए कि वह एक नेक पुलिस अफसर के तौर पर अपनी पहचान बना रहे हैं और उत्तर प्रदेश में पुलिस की छवि को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। विनीत पढ़ने लिखने के शौकीन लोगों के लिए जिस जिले में रहे वहाँ उन्होंने लाइब्रेरियाँ खुलवाई। पुलिस लाइन में गोंडा में भी एक नया पुस्तकालय खुला है, जहाँ पर पुलिस कर्मियों के बच्चे पढ़ते हैं। मानसिक देखभाल हो, उसके साथ साथ शारीरिक और पेट पूजा की भी व्यवस्था हो, इसके लिए विनीत ने आधुनिक मेस जिस जिले में रहे उन्होंने बनवाई है। अब गोंडा का भी मेस एक तरह से रेस्टोरेंट की तरह है, तो जिले में पुलिस कर्मियों के लिए उन्होंने कैफ़े खुलवाया है, जहां रात का नज़ारा रेस्टोरेंट की तरह होता है। और इस कैफ़े में एक अच्छी बात यह है कि पुलिस के अफसरों में जो रैंक का भेदभाव होता है, वहाँ बैठ के खाने पीने के दौरान ये सब दिखाई नहीं पड़ता, खत्म हो जाता है। विनीत जायसवाल ने एक काम और अच्छा कर रखा है कि पुलिस कर्मियों, उनके स्टाफ में जिनका जन्मदिन होता है, पुलिस परिवार में किसी नए बच्चे का जन्म होता है, तो उसको वो बाकायदा सम्मानित करते हैं, पुरस्कृत करते हैं, अपने स्टाफ के कर्मचारियों का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। इन सबसे ज़्यादा बड़ा काम विनीत जायसवाल ने तब किया जब गोंडा जिले में उमरी बेगमगंज थाने में एक डकैती पड़ गई और उस डकैती में एक व्यक्ति की हत्या हो गई। डकैतों ने हत्या करने के साथ साथ घर के सारे सामान लूट लिए। उस घर में उस बेटी की कुछ दिनों में शादी होने वाली थी। डकैतों ने पैसे और जेवर भी लूट लिए। लड़की के भाई शिवदीन की हत्या कर दी गई। उस समय शादी में 1 सप्ताह का समय बचा था, लेकिन विनीत जायसवाल ने इस शादी को खुद कराने का संकल्प लिया, क्योंकि जब पिता और भाई दोनों नहीं रहे तो एक एसपी ने आगे बढ़कर उस बेटी का कन्यादान किया और पुलिस की देखरेख में बहुत भव्य आयोजन धूमधाम से वो शादी कराई। शादी के साथ ही 10 दिनों के भीतर मुठभेड़ में सोनू पासी नाम के अपराधी को मार गिराया, यानी कि इनकाउंटर, हाफ नहीं पेचकस वाला, सीधे गोली। तो खून का बदला खून,
भाई की हत्या करके हत्यारे भागे थे। जो उसमें से मुख्य हत्यारा था उसको पुलिस की गोली से ऊपर पहुंचा दिया गया। विनीत ने उस बहन की शादी तो धूमधाम से कराई ही, उस परिवार के कलेजे को ठंडक भी पहुंचाई, इंसाफ भी दिलाया, कानून का राज भी कायम कराया। विनीत इस काम में अकेले नहीं हैं। सामाजिक कार्यों में उनकी पत्नी तन्वी भी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये काम करती हैं और उस बेटी के घर शादी के दौरान वो पूरे समय जमी रही। विनीत जायसवाल अपने परिवार के साथ होली, दिवाली, जन्मदिन के त्यौहार अनाथ आश्रम में मनाते हैं। वहाँ पर गरीब अमीर, अधिकारी और अनाथ के बीच का भेद खत्म हो जाता है। इससे यह साफ होता है कि वो एक संवेदनशील अफसर है। एसपी ऐसा होना चाहिए कि उसके दरवाजे 24 घंटे आम जनमानस की परेशानियों के लिए खुले रहने चाहिए। जिले में कप्तान साहब 11 बजे दफ्तर में बैठते हैं, 2 बजे 1:30 बजे उठ जाते हैं, फिर आप अगले दिन उनसे मिल सकते हैं। इस तरह की पुलिसिंग करने वाले अफसर अपने मुंह मियां मिट्ठू तो हो सकते हैं, लेकिन जनता में तारीफ वही व्यक्ति पाता है जो लगातार जनता के लिए उपलब्ध रहता है, उसके दुख दर्द को समझता है। तो विनीत जायसवाल और उनकी पत्नी के जो सराहनीय काम है ये आम जनमानस के सामने आने चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसे अफसर भी हैं जो संवेदनाओं से लबरेज हैं, जो गरीबों के दुख दर्द को अपना मानकर उनके साथ काम करते हैं। शायद ऐसे ही लोगों की, ऐसे ही अफसरों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मुख्यमंत्री ऐसे अफसरों को लगातार कोशिश भी करते हैं कि पोस्टिंग दें, लेकिन जब टेस्टर लगता है तो कई सारे उसमें फेल हो जाते हैं, कुछ दाम कमाने में, कुछ आराम करने में, कुछ सुविधा भोगी में। लेकिन इन सब के इतर जब कोई काम करता है तो वो अपनी अलग पहचान बनाता है, जैसे विनीत जायसवाल ने बनाई। अब एक बात राजनीतिक खबर की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए 1 साल से इंतजार चल रहा था। अब वो सस्पेंस खत्म हो गया है, पर्दा उठ गया है और ये साफ हो गया है कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी होंगे। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी की अब कमान संभालेंगे। वो एक नए सेनापति हैं और उनके नेतृत्व में ही 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। वैसे देखा जाए तो बीजेपी के नए और पुराने सेनापति में ज़्यादा अंतर नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि एक चौधरी गए तो दूसरे चौधरी आए हैं। नए और पुराने चौधरी में अंतर सिर्फ इतना है कि पहले वाले चौधरी जाट थे और दूसरे वाले चौधरी कुर्मी बिरादरी से आते हैं। आपको याद होगा कि जब जाट आंदोलन चल रहा था तब किसानों को खुश करने के लिए भाजपा ने जाट अध्यक्ष के तौर पर भूपेंद्र चौधरी को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था। और जब 2024 के लोकसभा चुनाव में कुर्मी वोट छिटक कर बीजेपी से समाजवादी पार्टी के साथ चला गया और समाजवादी पार्टी के कुर्मी बिरादरी के 7 एमपी चुनाव जीत गए तो बीजेपी का माथा ठनक गया। अब 2027 के चुनाव में बीजेपी ने कुर्मी वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वह अपनी बिरादरी का कितना वोट वापस लाने में कामयाब होंगे ये 2027 के चुनाव परिणाम बताएंगे। ये माना जाता रहा कि कोई ओबीसी ही अध्यक्ष बनेगा, लेकिन उसमें पंकज चौधरी का नाम कहीं नहीं था। पहले बीएल वर्मा का नाम आया, बाबूराम निषाद का नाम आया, केशव मौर्य तक का नाम आया, लेकिन अचानक से पंकज चौधरी परिदृश्य में आ गए। पहले तो लोगों ने विश्वास नहीं किया कि पंकज चौधरी कैसे प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। वो 75 जिला है, बहुत बड़ा प्रदेश है, वो उतना भ्रमण कर पाएंगे नहीं, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया जाने लगा। लेकिन
इन सब के इतर जो केंद्र का और हाई कमान का उनके ऊपर भरोसा है वो सबसे बड़ा साबित हुआ। और पंकज चौधरी छुपे रुस्तम के तौर पर उनका नाम बाहर आया और उत्तर प्रदेश बीजेपी के वो नए अध्यक्ष बनाए गए। उनका अधिकतर समय दिल्ली में ही बीता है, ये भी लोग जान लें। वो यूपी में लखनऊ यदा कदा रुकते रहे, मीटिंगों में आते रहे हैं, लेकिन बाकी इलाकों से अभी उनको वाकिफ होना बाकी है। वो संगठन में अब तक किसी बहुत बड़े पद पर भी नहीं रहे हैं कि बहुत दौड़ा करते रहे हों। वो आप ये कह सकते हैं कि वो इन सब के बावजूद मिनी हाई कमान की भूमिका में तो आ गए हैं। अब इस भूमिका में यशमैन की तरह ही काम करना है। प्रदेश बीजेपी में कितनी ऊर्जा भरना है, कितनी दौड़ लगानी है, ये सब चुनौती उनके सामने है कि उनको लेकर किस तरह का परसेप्शन बनता है, राय बनती है। उनके लिए एक ये नए तरह का इम्तिहान होगा, क्योंकि अब विधानसभा के चुनाव में लगभग 13-14 महीने बचे हैं। तो उनका नेतृत्व कितना असरदार होगा ये वहीं पर पता चलेगा। प्रदेश की जो कुर्सी है अध्यक्ष की, वो कोई मामूली कुर्सी नहीं है, कांटों भरा ताज है। हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं, उनसे मिलना, उनको संतुष्ट करना, मौके पर पहुंचना, जिलों का दौरा करना, अपना निजी जीवन कुछ नहीं रह जाता है। सफर में आधी जिंदगी बीत जाएगी। आप ये कह सकते हैं कि एक सेरेमोनियल पद के तौर पर नाम जरूर आता है कि फला बिरादरी के व्यक्ति को हमने इतना बड़ा पद दिया है समाज को मैसेज देने के लिए, लेकिन करिश्माई नेता जो हैं वो मोदी और योगी ही हैं जो वोट दिलाने में सक्षम हैं। इसलिए पंकज चौधरी आप कह सकते हैं कि सह अभिनेता की भूमिका में यूपी के चुनाव में रहेंगे। उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में जिस तरह से नीचे गई है उसको ऊपर लाने की है। वो केंद्रीय नेतृत्व के भरोसेमंद हैं, सज्जन हैं, लेकिन परीक्षा की घड़ी भी तो आ गई है। हालांकि बीजेपी ने साबित कर दिया कि उसकी पार्टी में चौधराहट कायम रहेगी, चाहे वो भूपेंद्र के रूप में हो, चाहे वो पंकज के रूप में हो। इस चौधराहट को 2027 तक बरकरार रखने की अब असली चुनौती नए कंधों पर है। अब बात ब्यूरोक्रेसी की एक बहुत महत्वपूर्ण खबर की, जिसमें सरकार ये कहती है कि हमारी व्यवस्था पारदर्शी है, भेदभाव रहित है। लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी से 4 नए प्रमुख सचिव मिलने जा रहे हैं। ये चारों 2001 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। डीपीसी हुई है, 25 साल की जिनकी नौकरी बेदाग हो जाती है आईएएस की सेवा में, वो प्रमुख सचिव बनाए जाते हैं। 1 जनवरी से ये बन जाएंगे। इसमें सबसे पहले देवीपाटन मंडल के मंडलायुक्त हैं शशिभूषण लाल सुशील, नगर विकास विभाग में सचिव हैं अजय कुमार शुक्ला, चिकित्सा शिक्षा विभाग की डीजी हैं अपर्णा यू और एसवीएस रंगा राव। ये सब प्रमोट होकर प्रमुख सचिव बन रहे हैं। वैसे तो समय पर आईएएस अफसरों का प्रमोशन होता रहता है, इसमें कोई बहुत खास बात नहीं होती, कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन इन 4 नामों में जो प्रमोशन पा रहे हैं, इसमें एक प्रमोशन ऐसा है जो लोगों को हैरत में डालता है और ये बताता है, ये अफसरों के तिकड़म की ओर इशारा करता है। वो नाम है अपर्णा यू का। अपर्णा यू आंध्र प्रदेश में डेपुटेशन पर गई थी, जहां भ्रष्टाचार के उनके ऊपर आरोप लगे, उनके पति पर लगे, उनके पति को जेल हुई। अपर्णा यू को हाई कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी, वो जमानत पर हैं और उत्तर प्रदेश में डीजी मेडिकल हेल्थ बनी हुई हैं। इतना ही नहीं, बिजली विभाग में जब वो एमडी थी तो एक पीएफ घोटाला हुआ। उस पीएफ घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश हो रखे हैं और उसमें तत्कालीन एमडी को
जेल जाना पड़ा था। प्रमुख सचिव आलोक कुमार और अपर्णा यू, इन दोनों से सीबीआई ने पूछताछ की। ये दोनों सीबीआई की जांच में घिरे हुए हैं। तो सरकार में जब डीपीसी हुई तो 25 साल की जो सर्विस है वो बेदाग कैसे हुई? जब आंध्र प्रदेश में गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले से ले रखा है अरेस्ट स्टे, यूपी में सीबीआई जांच फेस कर रही है, ऐसे में उस अधिकारी को प्रमुख सचिव पद पर प्रमोशन कैसे दिया जा रहा है? ये बहुत हैरत की बात है। क्या किसी एक अफसर के लिए प्रदेश में उल्टी गंगा बहाई जाएगी? मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में डीपीसी हो चुकी है, प्रमोशन के आदेश भी जारी हो गए हैं, लेकिन इसी तरह के एक मामले में के धनलक्ष्मी को सरकार ने पिछले साल प्रमोशन नहीं दिया। आज तक वो सचिव बनी हुई हैं, उनसे जूनियर प्रमुख सचिव बन गई, वो प्रमुख सचिव नहीं बन पाई। ऐसा भेदभाव क्यों हुआ? जब एक तरह के आरोप हैं तो दो तरह की कार्रवाई क्यों? एक पर रहम, एक पर सितम। ब्यूरोक्रेसी में यह खबर बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट की शरण में है और यहां पर कहा जा रहा है कि सर्विस बेदाग है, इसलिए इनको प्रमोशन दिया जा रहा है। तो भैया धनलक्ष्मी ने कौन सा घोटाला कर दिया था, कौन से कोर्ट से उनको जेल भेजी जो उनको नहीं दिया गया? मुख्य सचिव की कमेटी आखिर अफसरों के मामले में ऐसा भेदभाव क्यों करती है? वो उनके कैरेक्टर रोल को कैसे देखती है? वो उनके एसीआर को कैसे चेक करती है? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है अपर्णा यू का प्रमोशन। पूरी आईएएस बिरादरी के लिए भी एक सवाल है कि जो इतने आरोपों से घिरा हुआ है उसकी सर्विस को बेदाग कैसे माना जा रहा है? जो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उसमें ही एक सचिव स्तर का अधिकारी कई आरोपों से घिरा होने के बाद प्रमोशन पा रहा है, तो यह कैसा जीरो टॉलरेंस है? यह अफसरों की बाजीगरी को दर्शाता है। ये अफसर सरकार के संकल्प को झुठला रहे हैं। जब सरकार कार्रवाई करे और कहती है कि ये नजीर बनेगी, तो वो नजीर का खाली एक आदमी पे लागू करने के लिए है कि वो सबके लिए है? और अगर सबके लिए है तो फिर अपर्णा यू के लिए क्यों नहीं है? तो फिर तो बात वही आ गई कि जो हमको है पसंद वही बात करेंगे, यानी कि पिक एंड चूज करेंगे। वैसे हमारे देश में हमेशा से चलन रहा है कि जिसका नुकसान करना हो उसको एक हाथ का ककरी 9 हाथ के बिया बता दो, और जिसका फायदा करना हो उसके तमाम गलत कामों पे पर्दा डाल के उसको ईमानदार बता दो, उसको बता दो कामकाजी बता दो, प्रतिभाशाली बता दो। अब यहाँ पर यही कहिए कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते तमाम सारी कड़वी बातें होती रहती हैं, लेकिन कुछ तरक्की की बातें, प्रेम मोहब्बत की बातें भी समाज में चलती रहनी चाहिए। आज हम मंजर भोपाली साहब के एक बहुत ही हसीन शेर के साथ आपको छोड़ जाएंगे, सुनिएगा और आनंद लीजिएगा कि थी वो रफ्तार कि लम्हों में खला तक पहुँचे और तुम गए चांद तलक, हम तो खुदा तक पहुँचे। ये दुआ जाती है जज्बों के परों से उड़कर, हाथ तो उठे मगर दिल भी दुआ तक पहुँचे। और हुस्न दुनिया की हर एक शय में बहुत है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो उनकी अदा तक पहुँचे। नमस्कार।